के साथ हमने चैप्टर नंबर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट जो कि कंप्राइज करता है फ्रॉम सेक्शन 149 टू 172 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं टू चैप्टर नंबर 13। 12 हम बाद में करेंगे, पहले हम 13 पर आ रहे हैं। दैट इज़ अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल विच कंप्राइजेज ऑफ सेक्शंस 196 टू 205। तो इसका पहला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, एडवाइस सुपर स्पेशलिटीज लिमिटेड in respect of the following proposals under the consideration of its board of directors. First is appointment of managing director who is more than 70 years. तो वो अपॉइंट करना चाहते हैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर पे की पोस्ट के लिए जिस उस बंदे की एज क्या है 70 ईयर्स है। नेक्स्ट ये वन बाय वन ही हम पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है अंडर द प्रोविजो टू सेक्शन 196(3) of the Companies Act 2013, a person who has attained the age of 70 years may be employed as MD, WTD or manager by the approval of members by passing SR in its general meeting, and explanatory statement is annexed to the notice for such motion that shall indicate the justification for appointment of such person. तो इसने क्या किया है, ऐसे तो हम देखते हैं कि 70 ईयर्स तक के बंदे को एमडी की पोस्ट या डब्ल्यूटीडी या मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता नॉर्मल सेंस में। लेकिन अगर करना है तो क्या करना होगा, एक तो मेंबर्स को जनरल मीटिंग में एसआर पास करना होगा, और जो मीटिंग कंडक्ट होगी उसके लिए जो नोटिस जाएगा उसके अंदर एसआर पास करना है तो उसके लिए स्पेशल नोटिस भी लग रहेगा। तो उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना होगा और उसमें ये बात लिखनी होगी कि उसका जस्टिफिकेशन देना होगा कि हम इस पर्सन को क्यों अपॉइंट करना है, क्योंकि उसकी एज 70 प्लस है, फिर भी हम इसको क्यों अपॉइंट करना चाहते हैं। हाउएवर where no such special resolution is passed but votes cast in favor of the motion exceed the votes cast against the motion, यानी कि मोर देन नॉर्मल जो है मोर देन 50% अगर हाँ में हैं, फेवर में बोल रहे हैं, और एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द बोर्ड, और बोर्ड ने क्या किया है, एक एप्लीकेशन भी दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेटिस्फाई हो चुकी है कि हाँ इस बंदे का जो अपॉइंटमेंट होगा वो विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल टू द कंपनी, तो उस पर्सन की एज अटेन हो सकती है। तो यहाँ पे दो तरीके बोले हैं, एक तो एसआर पास करो उसके लिए स्पेशल नोटिस देना होगा, या फिर दूसरा केस है कि अगर नॉर्मल मेजॉरिटी भी हो रही है और तुम्हारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आ गया है कि हाँ वो बंदा ही मोस्ट बेनिफिशियल है, तो हम मोर देन 70 वाले पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ कमीशन ऑफ 4% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स per annum to the directors of the company। तो इसका आंसर है अंडर सेक्शन 197(1) the limit of the total managerial remuneration payable by a public company to its director including MD, WTD and its manager in respect of any financial year shall not exceed 11% of the total net profits for that financial year, जो कि कंप्यूट होगा एज पर सेक्शन 198। कितना टोटल रेम्यूनरेशन जो पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स को दिया जाएगा इंक्लूडिंग सब कुछ सारे डायरेक्टर्स का मिला के, यानी कि एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर सब का और बाकी सारे डायरेक्टर्स का मिला के शुड नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स। फर्दर द थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 197 प्रोवाइड्स दैट एक्सेप्ट द अप्रूवल ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय special resolution the remuneration payable to directors who are neither MD nor WTD shall not exceed 1% of the net profits if there is a managing director, full-time director or manager 3% of the net profits in any other case। तो इस प्रोविज़न का मतलब क्या हुआ, पहली वाली बात का तो हो गया था 11% सबका मिला के होना चाहिए, 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। दूसरी बात कही है कि जो भी डायरेक्टर्स होंगे जो कि ना तो एमडी हैं ना ही डब्ल्यूटीडी हैं, तो उनको हम 1% ही देंगे ऑफ द नेट प्रॉफिट इन केस अगर उस कंपनी में एमडी, डब्ल्यूटीडी
या मैनेजिंग डायरेक्टर है। और अगर नहीं है, इन केस एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर उस कंपनी में नहीं है, तो ऐसे डायरेक्टर्स को हम 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स दे सकते हैं। और अगर हमें इन लिमिट से ज़्यादा अगर उनको प्रोवाइड करना है तो हमें मेंबर्स का अप्रूवल लेना होगा इन द जनरल मीटिंग। ऑल्सो अप्रूवल शैल बी दैट इज़ थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन, एसआर पास करना होगा अगर लिमिट्स एक्सटेंड करनी है तो। Therefore, in the given case, commission of 4% is beyond the limit, क्योंकि क्या लिमिट क्या थी, या तो 1% या फिर 3%, लेकिन 4% तो हो ही नहीं सकती विदाउट द अप्रूवल, एंड द सेम शुड बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग इन एसआर। अब पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि है पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन of 40,000 per month to the WTD of the company running in losses and having an effective capital of 95 lakhs। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल है 95 lakhs और रेम्यूनरेशन देना चाहते हैं ऑफ 40,000 पर मंथ। इसका आंसर क्या है? इफ़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट्स और इट्स प्रॉफिट्स आर inadequate, the company shall pay to its director including MD, WTD and manager any remuneration exclusive of any fees payable to directors except in accordance with provisions of Schedule 5। Section 2 of Part 2 of Schedule 5 अगर याद रख सकते हैं तो याद रखना है, ये provides that where in any financial year during the currency of tenure of managerial person a company has no profit or its profits are inadequate, it may pay remuneration to the managerial person not exceeding rupees 60 lakh for the year if the effective capital of the company is negative or up to 5 crores। In the present case the proposed remuneration can be paid। क्योंकि क्या है, 40,000 हमने बोला है, तो यानी कि प्रोविजंस के हिसाब से अगर इफ़ेक्टिव कैपिटल नेगेटिव हुआ और या फिर अप टू 5 करोड़ हुआ तो 60 lakhs तक का रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है पर एनम। और यहाँ पर तो कितना है, हमारे पास सिर्फ 95 ही है, 95 lakhs का इफ़ेक्टिव कैपिटल है और 40,000 पर मंथ यानी कि 4,80,000 ही ईयरली दे रहे हैं, तो वो तो वेरी मच इन द लिमिट्स ही है। So moving forward to the next question, that is question number 8. Mr. X, a director of MGV Limited, was appointed on 1st April 2013. On one of the terms of the appointment was that in case of absence of adequacy of profits or company had no profit in a particular year, he will be paid remuneration according to Schedule 5। सही है ये तो। For the financial year ended 31st March 2017, the company suffered heavy losses. The company was not in a position to pay any remuneration, but he was paid rupees 50 lakhs for the year as paid to other directors. The effective capital of the company is 150 crore. Referring to the provisions, examine the validity of the above payment। तो इनको क्या है, इसने पे किया है 50 lakhs का रेम्यूनरेशन पे किया है उसको कंपनी ने, और उसका कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल है वो है 150 करोड़। तो देखना है कि क्या ये एक्सेप्टेबल है, क्या ये विद इन द लिमिट्स है, क्या है। तो आंसर के अंदर हमने देखा है कि अंडर सेक्शन 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5 टू द कंपनीज एक्ट 2013 then a remuneration payable to the managerial person is linked to the effective capital of the company, where in any financial year during the currency of tenure of a managerial person a company has no profit or its profits are inadequate, it may pay remuneration to the managerial person not exceeding rupees 120 lakhs in a year in case effective capital of the company is between 100 to 250 crores। However, remuneration in excess of 120 lakhs may be paid if resolution is passed by the shareholders is a special resolution। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट है, आप लोगों की भी जो बुक होगी उनमें भी एक ये चार्ट होगा, राइटिंग के लिए माफ़ करना, ऐसी ही आ रही है इसमें। तो इसमें क्या है, इफ़ेक्टिव कैपिटल दिया हुआ है और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पर
ईयर टू पर पर्सन है, मैं एक बंदे को हम कितना दे सकते हैं वो है। तो अगर वो नेगेटिव है, इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या 5 करोड़ तक है तो उसको 60 lakhs का रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। अगर 5 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच में है तो 84 lakhs का रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। अगर 100 to 250 करोड़ है तो 120 lakhs का दे सकते हैं। और अगर इन केस 250 करोड़ से ज़्यादा का इफेक्टिव कैपिटल है तो 120 लाख तो देंगे ही, उसके ऊपर जो 1% है 1% देंगे अब इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। इस हिसाब से रेम्यूनरेशन फिक्स होती है पर एनम की। तो अपने केस में जो था उसका इफेक्टिव कैपिटल जो था वो 150 करोड़ था और उसको पे किया है 50 lakhs, यानी कि उसको पे किया जा सकता है, ये वाली रेंज में है तो उसको पे किया जा सकता है अप टू 120 lakhs, और तो ये विद इन द लिमिट ही है। फ्रॉम द foregoing provisions contained in Schedule 5 to the Companies Act 2013, the payment of 50 lakhs in the year as a remuneration to Mr. X is valid in case he accepts it। क्यों? क्योंकि उसको तो ज़्यादा 120 तक मिल सकता है, लेकिन कंपनी जो है वो उसको 50 lakhs ही दे रही है जैसा कि वो बाकियों को दे रही है। तो अगर वो एक्सेप्ट करे तो वेल एंड गुड, नहीं तो विद इन द लिमिट्स ही है। As under the said schedule, he is entitled to a remuneration of 120 lakhs in a year, and his term of appointment provide for a payment of remuneration as per schedule 5। और उन्होंने लिखा भी है उसके एग्रीमेंट में कि आपको हम as per schedule 5 ही हम पेमेंट करेंगे। तो अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वेल एंड गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। Mr. Doubtful was appointed as a managing director of Carefree Industries Limited for a period of 5 years with effect from 1/4/2013। तो 5 years का था, यानी कि इसकी अप टू 31 मार्च 2018 तक इसकी टेन्योर रहेगा। ऑन सैलरी 12 lakhs per annum with other perquisites। The BOD of the company on coming to know of certain questionable transaction terminated the services of managing director from 1/3/2016। तो क्या हुआ, 1/3/2016 में ही इसका टर्मिनेट कर दिया है, यानी कि अभी इसका टेन्योर में कितने मंथ्स बाकी होंगे, 2016 और 2018 25 मंथ्स का इसका अभी अनएक्सपायर्ड टर्म है। मिस्टर डाउटफुल टर्म्ड हिज रिमूवल एज इलीगल। तो इसने डाउटफुल क्या कह रहा है कि मेरा रिमूवल जो है वो इलीगल है और इसके लिए वो कंपेंसेशन क्लेम कर रहा है फ्रॉम द कंपनी। मीनवाइल कंपनी पेड अ सम ऑफ 5 lakhs ऑन एड हॉक बेसिस। और कंपनी ने भी एड हॉक बेसिस पर एक बार के लिए उसको 5 lakh रुपीज़ पे कर दिया है पेंडिंग सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू। डिस्कस वेदर फर्स्ट द कंपनी इज बाउंड टू पे कंपेंसेशन टू मिस्टर डाउटफुल एंड इफ सो हाउ मच। और दूसरा कि कैन द कंपनी रिकवर द अमाउंट ऑफ 5 lakh पेड ऑन द ग्राउंड दैट मिस्टर डाउटफुल इज नॉट एंटाइटल्ड टू पे एनी कंपेंसेशन बिकॉज ही वॉज गाइडिंग ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। तो अब हम आंसर देखते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 202 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपेंसेशन कैन बी पेड ओनली टू, कंपेंसेशन दिया जा सकता है किस किस को, ओनली टू मैनेजिंग डायरेक्टर, WTD और मैनेजर को। Amount of compensation cannot exceed the remuneration which he would have earned if he would have been in the office for the unexpired term of his office or for 3 years whichever is shorter। यानी कि कितना उसको जो कंपनसेशन, एक तो हम 3 ही लोगों को दे सकते हैं, MD, WTD और मैनेजर को, और वो भी कितना देंगे, जो उसका अनएक्सपायर्ड टर्म है वो, या फिर 3 years यानी कि 36 months whichever is shorter। तो अपने केस में क्या है, 3 years या फिर 25 months, 3 years यानी कि 36 या फिर 25 months यानी कि हम 25 months का उसको कंपेंसेशन दे सकते हैं। नो कंपेंसेशन शैल बी पेड इफ़ द डायरेक्टर हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस इन द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा अगर उसको फ्रॉड के लिए गिल्टी पाया गया है, या उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, या फिर उसका ग्रॉस नेग्लिजेंस रहा उसके पार्ट पर। In the light of the above provisions of the law, the company is not liable to pay any compensation to Mr. Doubtful if he has been found guilty of fraud,
breach of trust, gross negligence in the conduct of the affairs of the company. But it is not proper on the part of the company to withhold the payment of compensation merely on the basis of mere allegation. सिर्फ allegations नहीं होना चाहिए, सिर्फ इल्ज़ाम लगाए नहीं, वो प्रूफ होना चाहिए कि वहाँ हाँ वो सच में गिल्टी है, तो ही हम उसका compensation withhold कर सकते हैं. Otherwise we will have to pay the compensation. The compensation payable by the company to Mr. Doubtful would be rupees 25 lakhs calculated at the rate of 12 lakhs per annum for the unexpired term of 25 months. तो यानी कि 25 lakhs का उसका रेम्यूनरेशन, उसका जो कंपेंसेशन है वो बनता है, क्योंकि 25 मंथ्स का उसको बनता था और 12 lakhs पर एनम यानी कि पर मंथ का 1 लाख है, तो 25 lakhs का उसका कंपेंसेशन बनता है. जो सेकंड क्वेश्चन था एडहॉक पेमेंट वाला कि वो रिकवरेबल है क्या, तो उसका आंसर क्या है, रिगार्डिंग द एडहॉक पेमेंट ऑफ 5 लाख इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द कंपनी टू रिकवर द अमाउंट इन व्यू ऑफ द डिसीजन. एक ये डिसीजन हुआ है बेल वर्सेस लीवर ब्रोस. उस केस में क्या हुआ था, वेर इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ डायरेक्टर वॉज नॉट लीगली बाउंड टू डिस्क्लोज एनी ब्रीच ऑफ हिज fiduciary obligation so as to give the company an opportunity to dismiss him. तो इस केस में बेल वर्सेस लीवर ब्रोस, इस केस में का डिसीजन क्या आया कि कोई भी डायरेक्टर अपनी गलती खुद नहीं जाहिर करेगा कि हाँ भाई मैंने गलती की है, मुझे कंपनसेशन मत दो, ऐसा तो कोई करने वाला है नहीं. इसके लिए उसका कंपनसेशन वो वापस से देगा, वो सवाल ही नहीं उठता है. वो क्यों अपनी गलती बताएगा लोगों को कि हाँ मैंने कोई गलत काम किया है. In that case, MD was initially removed by paying him compensation, and later on it was discovered that he had been guilty of breaches of duty and corrupt practices, and that he could have been removed without compensation. यानी कि बिना compensation के भी रिमूव किया जा सकता था, लेकिन अब क्योंकि अब हमने उसे दे दिया compensation, तो वो कंपनी जो है वो वापस उसको रिकवर नहीं कर सकती है. ये केस आप मेंशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. इसमें एक मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे कि ये ए बी ये सब जो लिखा है ना, ये वाला गलत है पॉइंट. ये आप लोग भी अगर आपके पास पीडीएफ या कुछ है तो वो कैंसिल कर दीजिए. क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. CD इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी being managed by MD possessed to pay the following remuneration. इसमें हम क्वेश्चन 1 by 1 एड्रेस करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स टू इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर कमल. तो सबसे पहला क्या है कि वो MD जो है उसको 5% ऑफ द प्रॉफिट्स देना चाहता है. तो कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट. पार्ट वन ऑफ द सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 197(1) provides that except with the approval of company in general meeting by SR, remuneration payable to one managing director or WTD or manager shall not exceed 5% of the net profit of the company, and if there is more than one such director, then remuneration shall not exceed 10% of the net profits to all such directors and manager taken together. तो यानी कि अगर आपकी कंपनी में एक ही मैनेजिंग, इनमें से कोई एक है, MD है, WTD या मैनेजर है, तो उसको 5% से ज़्यादा नेट प्रॉफिट्स का नहीं दे सकते. अगर देना चाहते हैं तो SR पास करना होगा. और इन केस आपकी कंपनी में एक डायरेक्टर, इनमें से कोई, इन तीनों में से एक से ज़्यादा अगर लोग हैं तो क्या होगा, तो 10% से ज़्यादा नेट प्रॉफिट्स नहीं हो सकता सबका मिला के. In the present case, since International Technology Limited is being managed by MD, the commission at the rate of 5% of net profits to Mr. Kamal, the managing director, is allowed, and no approval of the company in general meeting is required. क्योंकि 5% का है और उतना ही आप दे रहे हैं तो वो वेरी मच इन द लिमिट्स ही है, एग्जैक्ट लिमिट में ही है, तो चलेगा. दूसरा क्वेश्चन है द डायरेक्टर्स अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर are proposed to be paid monthly remuneration of rupees 50,000 and a commission at the rate of 1% of the net profit, subject to the condition that the overall remuneration payable to the ordinary directors, including monthly remuneration payable to each one of them, shall not exceed
2% of the net profits of the company. The commission is to be distributed equally among all the directors. तो इस केस में क्या हुआ है कि एमडी का तो हमने बता दिया कितना है, वो सही है, विद इन द लिमिट्स है. जो बाकी डायरेक्टर्स हैं एमडी के अलावा, उनको कंपनी क्या चाह रही है कि एक मंथली रेम्यूनरेशन दे 50,000 का और उसके ऊपर कमीशन भी दे 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स का. लेकिन कंडीशन क्या है कि ये सारा का सारा रेम्यूनरेशन और जो इंक्लूडिंग मंथली रेम्यूनरेशन सब जो मिला के जो दिया जा रहा है ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स को, वो 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज़्यादा ना हो. जो कमीशन होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ऑल द डायरेक्टर्स. तो सेकंड का आंसर हम पढ़ लेते हैं. द डायरेक्टर्स अदर देन द मैनेजिंग डायरेक्टर आर प्रपोज टू पे, ये वही लाइन रिपीट हो रही है. द ओवरऑल रेम्यूनरेशन पेबल टू द ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मंथली शैल नॉट एक्सीड 2%. तो इसका आंसर है Part 2 of the second proviso to section 197(1) provides that except the approval of company in general meeting by SR, remuneration payable to directors who are neither MD, WTD shall not exceed 1% of the net profits of the company in case मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर हो उस कंपनी में, या फिर 3% इन एनी अदर केस, यानी कि जब वो नहीं हो. ये पहला वाला जो हमने आंसर डिस्कस किया था उसमें भी ये बात आई हुई है, 1% और 3%. और इन दिस क्वेश्चन क्या है, अपने यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर है, यानी कि 1% वाली लिमिट अपने को एप्लीकेबल हो गई. In the present case, maximum remuneration allowed for the directors other than MD WTD is 1% of the net profit because the company is having MD also. Hence, if the company wants to fix their remuneration at no more than 2% of the net profits of the company, the approval of general meeting इज़ रिक्वायर्ड बाय SR. और अब ये क्या है, ये लोग बोल रहे हैं कि 2% इन्होंने लिमिट तय की है, यानी कि यहाँ पे तो ओवरऑल सब कुछ मिला के 1% होना चाहिए एज़ पर शेड्यूल 5. और अगर वो लोग ये लिमिट एक्सीड करना चाहते हैं तो उनको अप्रूवल लेना होगा जनरल मीटिंग, और वो भी अप्रूवल कौन सा होना चाहिए, SR होना चाहिए. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है अपना. द कंपनी ऑल्सो प्रपोजेस टू पे सूटेबल एडिशनल रेम्यूनरेशन टू मिस्टर भट्ट, a director, for professional services rendered as a software engineer whenever such services are utilized. तो एक ये डायरेक्टर हैं मिस्टर भट्ट, उनको वो एडिशनल रेम्यूनरेशन देना चाहते हैं, मतलब जो ऑर्डिनरी मंथली रेम्यूनरेशन है वो तो होगा ही, उसके अलावा ये लोग और रेम्यूनरेशन देंगे. किस बेसिस पे कि वो उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो भी वो लोग एज एंड व्हेन जब वो कंपनी यूटिलाइज करती है उसके हिसाब से वो पे करेंगे. द कंपनी ऑल्सो प्रपोजेस, तो इसका आंसर क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197(4) द रेम्यूनरेशन पेबल टू द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग एनी MD, WTD और मैनेजर शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विथ एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन either by articles of the company or by resolution, or if articles so require by SR passed in the company in the general meeting. ठीक है. तो जो रेम्यूनरेशन जो डिसाइड होगा, या तो वो आर्टिकल्स देंगे या तो कोई रेजोल्यूशन लिखा होगा, या अगर आर्टिकल्स ही कहता है कि नहीं खाली रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो हम वो पास करेंगे. इनकी कई सारी कंडीशंस हैं. जो सेकंड कंडीशन क्या है कि द रेम्यूनरेशन पेबल टू द डायरेक्टर determined aforesaid shall be inclusive of the remuneration payable to him for the services rendered by him in any other capacity. और ये जो रेम्यूनरेशन डिसाइड होगा इंक्लूडिंग सब होगा, कि चाहे तुम प्रोफेशनल सर्विसेज के तौर पे दो या फिर ऑर्डिनरी जो नॉर्मल रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो सब मिला के. एनी रेम्यूनरेशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय एनी सच डायरेक्टर इन एनी अदर कैपेसिटी शैल नॉट बी सो इंक्लूडेड. लेकिन ये जो रेम्यूनरेशन है प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला, अदर कैपेसिटी वाला, वो इंक्लूड नहीं होगा. कब कब, जब उसकी जो सर्विसेज रेंडर्ड की गई हैं वो प्रोफेशनल नेचर की हो, और साथ ही साथ जो NRC यानी कि नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एज पर सेक्शन 178 या फिर बोर्ड ये डिसाइड करते हैं कि उनकी नज़र में, उनके ओपिनियन में क्या है कि जो डायरेक्टर है उसके पोजेस करता है द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन. तो क्या है, जो अगर उसकी सर्विस जो उसने रेंडर की है वो प्रोफेशनल नेचर की है और NRC या फिर BOD के ओपिनियन में एक रिक्विजिट क्वालिफिकेशन चाहिए उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए,
तो हम उसका जो रेम्यूनरेशन होगा ये एक्स्ट्रा वाला वो उस टोटल रेम्यूनरेशन में इंक्लूड नहीं होगा। Hence, in the present case, additional remuneration to Mr. Bhatt, a director for professional services rendered as a software engineer, will not be included in the maximum managerial remuneration and is allowed, but opinion of NRC is to be obtained। अगर NRC इस केस में क्योंकि एप्लीकेबल हो रही है, पब्लिक कंपनी है, इसके लिए एप्लीकेबल हो रही है तो हमको करना ही होगा, लिस्टेड कंपनी है। ऑल्सो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, a listed company, shall disclose in board's report the ratio of remuneration of each director to the median employee remuneration and such other details as may be prescribed। तो ये जो पोर्शन है ये आपका एडिशनल पोर्शन है, आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसी के साथ अपना जो चैप्टर नंबर 13 जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा वहाँ से हम मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर वाला स्टार्ट करेंगे।